औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम किस तरह होती है। बेसिकली जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका जो कांसेप्ट है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ही फुलफिल होता है। तो मोंटेस्क्यू था, उसने एक डॉक्ट्राइन सेपरेशन ऑफ पावर जो है अपनी बुक में द स्पिरिट ऑफ लॉ 18वीं सेंचुरी के अंदर उसने ये पेश की थी 1748 के में। तो इसने ये कहा था जी गवर्नमेंट जो होती है ना वो 3 ब्रांचेस पे मुश्तमिल होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ये तीनों जो पावर्स हैं वो इंडिपेंडेंट एंड को इक्वल होती है। इट मीन्स कि पावर को डिवाइड किया जाता है 3 ब्रांचेस में। इन डेमोक्रेसी मॉडल पावर शुड नॉट कंसंट्रेटेड इन वन पर्टिकुलर ग्रुप। तो डेमोक्रेसी में पावर जो है वो किसी एक ग्रुप के पास नहीं होती। तो जैसा कि हमने ये भी सुना है जी पावर बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, अगर किसी एक बंदे के पास हो तो वो ज़्यादा डेंजरस होती है। एक बंदा हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ किसी गवर्नमेंट का एक पिलर हो सकता है, उसके पास एक ज़्यादा पावर हो सकती है। तो इन तीनों पावर में, इन तीनों ग्रुप्स में जो पावर को इंडिपेंडेंट एंड को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ओके, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है चेक एंड बैलेंस। ठीक है? तो जो भी मामला हैं उसमें चेक एंड बैलेंस रखने के लिए पावर को डिवाइड किया जाता है। और वन ब्रांच मॉनिटर देन अदर ब्रांच। ठीक है, तो एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच को मॉनिटर करती है। इन मॉडर्न एरा आज के दौर में अगर हम देखें तो ये तो जो कंसेप्ट था वो 1748 जैसे मैंने आपको बताया, ये कंसेप्ट तब बताया गया था। लेकिन आज के लिए कोड बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है मीडिया और सिविल सोसाइटी का। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी के अंदर। किस तरह से? आपको पता है कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है या दूसरा मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है गवर्नमेंट में या अदालतों के अंदर। ये न्यूज़ लाते हैं, पब्लिक ओपिनियन जनरेट होता है, फिर उसके खिलाफ जो गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है। तो ये भी आजकल के दौर में जो करंट इरा है इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर इज स्मॉल एसोसिएटेड विद प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जैसा मैंने आपको पहले बताया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है वो फुलफिल होता है। ईच ब्रांच इज इलेक्टेड और सिलेक्टेड इंडिपेंडेंटली। जैसे कि यूएसए की आप अगर एग्जांपल लें तो जितनी भी इसकी तीनों ब्रांचेस का मैंने जिक्र किया था वो तीनों जो है वो सिलेक्ट या इलेक्ट की जाती है इंडिपेंडेंटली। कोई भी एक दूसरे को सिलेक्ट या इलेक्ट नहीं करता। इन सेपरेशन ऑफ पावर इट इज नॉट द नेशनल लेजिस्लेचर विद विच सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। इट मीन्स जो कि लेजिस्लेटर हैं, जो नेशनल लेजिस्लेटर्स होते हैं वो सिलेक्ट एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट नहीं करते। जैसे कि पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो यहाँ पे लेजिस्लेटर जो है वो नेशनल असेंबली है, पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करते हैं जो कंट्री को रन करता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में जैसे कि यूएसए की मैंने आपको एग्जांपल दी, यहाँ पे जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है प्रेसिडेंट की वो डायरेक्ट जो पब्लिक के वोट से आता है, कोई भी लेजिस्लेटर उसको सिलेक्ट नहीं करते। The executive branch includes the office of president and his cabinet who are not legislators। अब दोबारा उस बात को क्रॉस तरीके से बताया जा रहा है, और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लेजिस्लेटर के मेंबर नहीं होते। यहाँ तक कि उसके जो कैबिनेट्स के मेंबर हैं वो भी जिसको हम मिनिस्टर्स कहते हैं वो भी लेजिस्लेटर नहीं होते। वो कोई प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, टेक्निकल लोग हो सकते हैं, बिजनेसमैन, सिविल सर्विस के कोई भी और लोग जिनको प्रेसिडेंट खुद सेलेक्ट करता है अपने ऑफिस के लिए। लेजिस्लेटिव ब्रांच कंप्राइजेज ऑफ 2 हाउसेज। और इसकी जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो 2 हाउसेज पे मुश्तमिल होती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको लोअर हाउस भी बोला जाता है, और सेनेट जिसको अपर हाउस बोला जाता है। ये एक बाई कैमरल सिस्टम, इसको ओवरऑल इसको बाई कैमरल सिस्टम कहा जाता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट सेनेट को कलेक्टिवली कांग्रेस कहा जाता है। Each branch of government has unique powers and is also able to influence the action of another branch। जो एक ब्रांच है वो दूसरी ब्रांच के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती है। मिसाल के तौर पे किस तरह? जो एग्जीक्यूटिव है वो वीटो कर सकता है लेजिस्लेटर के किसी भी लॉ को, और लेजिस्लेटर के पास कौन सी पावर है? अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ वो वीटो को ओवरराइड कर सकते हैं। The executive branch has to, इसको मैंने आगे फर्दर एक्सप्लेन किया है, the executive branch has to power of veto over the legislative branch। In presidential system leader of executive is, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो एग्जीक्यूटिव का लीडर है वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आती होगी। तो हम सेपरेशन ऑफ पावर देखते हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा,
इसको पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में देखने से पहले अगर कि यहाँ पे पावर का सिस्टम जो है ये बेसिकली कहाँ से आया है, इस तरह से क्यों है, हमारी पावर का सिस्टम कोई और भी हो सकता था। जैसे आपको पता है कि काफी ज्यादा जो पावर्स काफी तरीकों से जो है ना रूल किया जाता है। ब्रिटिश किस तरह रूल करते थे, सऊदी अरेबिया में गल्फ में किस तरह की जो कंट्रीज है वहाँ पे रूल किया जाता है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यूके में आपको पता है किस तरह का सिस्टम है। तो पाकिस्तान में इस सिस्टम की क्या वजूहत है, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। तो अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो पाकिस्तान एक एग्जेक्टिव डोमिनेटेड स्टेट है। इसका क्या मतलब है कि जो हायर अथॉरिटी है ना वो अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे जितनी अपार्टमेंट्स हैं, जो भी पावर्स हैं, जुडिशरी की, लेजिस्लेटिव की और एग्जीक्यूटिव, सारी मेरे पास है। द ट्रेंड लिंक टू मुगल एंड ब्रिटिश रूल इन सब कॉन्टिनेंट। आपको पता है कि मुगल ने और ब्रिटिश ने, ये दोनों ने रूल किया है सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इसमें क्या होता था, मुगल के किंग इज एवरीथिंग, जो बादशाह था वो सब कुछ था, जुडिशरी भी वही था, लेजिस्लेचर भी वही था और एग्जीक्यूटिव भी वही था, और इसका कोई भी रिटर्न लॉ नहीं होता था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया था, जिनको कि ब्रिटिश डील करते थे, इनका भी कोई रिटर्न लॉ नहीं था, डायरेक्शन जो है वो ब्रिटेन से आती थी, और ये भी एग्जीक्यूटिव डोमिनेट स्टेट था। उसके जब जो ब्रिटिश रूल था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1858 में एक एक्ट पास किया था और गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया था कॉलोनियल पीरियड के अंदर। अब जाहिर सी बात है, जो ब्रिटेन था वो तो ब्रिटानिया में बैठे हुए थे और उनको सब कॉन्टिनेंट के अंदर रूल करना था। तो यहाँ पे उनको कोई ना कोई बंदा चाहिए था रूल करने के लिए, जिसको उन्होंने अपॉइंट किया और उसको गवर्नर जनरल कहा गया। और इसको ये सारी पावर्स दी गई थी गवर्नर जनरल को, जो मैंने आपके ऊपर एक्सप्लेन की, जुडिशरी की, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की। और अगर आपको पूछे सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे पहले फर्स्ट रिटर्न लॉ कब आया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, जो मैंने आपको जो कि ब्रिटिश रूल के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसमें क्या था, ये बड़ा सेंट्रलाइज था, अथॉरिटी जो गिवन की गई थी गवर्नर जनरल को, जैसा कि हम पहले ही इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद आता है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। ये भी काफी ज्यादा सेंट्रलाइज था, और जो अथॉरिटी थी वो गवर्नर जनरल के पास थी, लेकिन इसमें चेंजिंग ये की गई थी, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को तश्कील दिया गया था, लेजिस्लेटिव जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी है, और इसको गवर्नर जनरल के पास पावर थी, वो इसको वीटो कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आती है जी द मिंटो मोरले रिफॉर्म्स 1909 में। इसमें इसमें ये सबसे बड़ी बात हुई थी, जो इंडियन से जो यहाँ के रेजिडेंट्स है सब कॉन्टिनेंट के, उनको ज्वाइन किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, उनकी शमूलियत इख्तियार की गई थी, उन्होंने इसको ज्वाइन किया था। अच्छा, अब उनके पास कौन सी पावर थी, वो क्रिटिसाइज भी करते थे, कमेंट्स भी करते थे, और इन्होंने प्रोविंसेस भी काफी ज्यादा बनाए थे, जिनको थोड़ी थोड़ी पावर भी डेलीगेट कर दी गई थी। उसके बाद ये आता है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें भी कुछ डिसेंट्रलाइजेशन की गई थी, और पावर जो है वो प्रोविंसेस को डेलीगेट की गई थी। फाइनली इसमें जो एक्ट आता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। गवर्नर जनरल जो जिसको हम वाइसराय भी कहते हैं, इसके पास फुल जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, और इसके पास डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स हैं, स्वाबदीदी मतलब कि कोई भी अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान इमर्ज एज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान जब इमर्ज हुआ था तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिकमेंड किया गया था। गवर्नर जनरल एंड प्रेसिडेंट एंजॉय सब्सटेंशियल पावर्स। तो जो हेड ऑफ स्टेट थे उनके पास काफी ज्यादा पावर्स थे। और आपको ये पता है जब पाकिस्तान बना था तो इसका जो सबसे पहले हेड ऑफ स्टेट था उसका टाइटल क्या था? यस, गवर्नर जनरल। जिसके पास कौन सी पावर थी? पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। यानी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एज अ गवर्नर जनरल के ओहदे पे हलफ उठाया था पाकिस्तान का। तो सबसे पहले हेड ऑफ जो पाकिस्तान हेड ऑफ स्टेट थे वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे गवर्नर जनरल के तौर पर। ही कुड मेक ऑल इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। तो ये इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स करते हैं। उसके बाद माशाल्लाह आपको पता है कि कंट्री के अंदर जो है वो रूल करता है। उसके बाद जो सेपरेट होता है बांग्लादेश ईस्टर्न विंग, जिसको बांग्लादेश हम कहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह के इवेंट्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर हम पाकिस्तान का देखें तो ये कुछ सेंट्रलाइज्ड है और कुछ पार्लियामेंट्री है। मतलब कुछ इसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज रखा गया है, और कुछ इसके अंदर डिस्कशन पार्लियामेंट्री फॉर्म में इसको कुछ रूल किया गया है। फाइनली जो इसमें हमारे पास आता है 1973 का एक्ट एक्सेप्टेड है। आज की डेट तक जो आइन अगर हम पूछें कि पाकिस्तान में कौन सा आइन नाफिज है, वो 1973 का है। इससे पहले जितने भी आइन थे सारे खत्म कर दिए गए। ओके, ये जितने भी 1956 या 1973 जितने भी आइन पाकिस्तान में बनाए गए थे, ये इन्फ्लुएंस थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो ऑब्वियसली 1973 का आइन भी इसी से इन्फ्लुएंस था, और उसमें कुछ चेंजिंग्स की गई थी, कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी, कुछ ऐड किया गया था।
और उसके बाद उसको नाफिज कर दी गई। बेसिकली 1973 में काफी ज्यादा इस्लामिक पॉइंट्स को जो है ना वो ऐड किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री। उसके बाद टाइम के साथ साथ कुछ चेंजेस की गई थी, कुछ जरूरत के लिहाज से चेंजेस की गई थी। जैसे इसमें एक अमेंडमेंट है, आपको पता होगा सबको, कि 18 अमेंडमेंट जो पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट में की गई थी, जिसमें प्रोविंसेस को सब्सटेंशियल पावर दी गई थी कि वो अपना रेवेन्यू भी खुद जनरेट कर सकते हैं, अपना एक्सपेंडिचर भी खुद करेंगे। और कुछ ऐसे जो मिनिस्ट्रीज हैं वो उनको डेलीगेट कर दी गई थी, वो उनमें जो है वो फैसला साजी कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, इस तरह की काफी ज्यादा मिनिस्ट्रीज में कर सकते हैं। ओके, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए ना हाफिज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।